तो हेलो दोस्त, आइए आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं इसका सन 2023 के पेपर का, जिसका पहला पार्ट हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाकर के सबसे पहले इसका पहला पार्ट देखिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आइएगा। हम इसमें खंड बा से इस पेपर का स्टार्ट करेंगे। अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 21 से, ठीक है, इस स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो जाकर के पहली वीडियो देखिए, उसके बाद ये इस वाले सेक्शन पर आइए, ठीक है। और अगर सीरीज को आप एंजॉय कर रहे हैं, पसंद आ रहा है सॉल्यूशन, तो इसको शेयर जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही लाइक कर देना, ठीक है। आइए चलते हैं इस क्वेश्चन पे। ये बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले तो आपको ये वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद हम करा रहे हैं। तो देखिए, अच्छा ये बताइए, पर मान लीजिए विरोधाभास नियम से, पेपर में कैसे लिखोगे? विरोधाभास नियम से, ठीक है, नियम से। अब क्या करोगे? अब 5 + √3 को हम मान लेंगे एक परिमेय संख्या है, मतलब एक रेशनल नंबर हम मान लेंगे। और अपरिमेय को हम बोलते हैं इरेशनल, ठीक है, और परिमेय को बोलते हैं रेशनल। तो हम 5 + √3 को इरेशनल मतलब रेशनल मान लेंगे, ठीक है। तो 5 + √3 को हमने मान लिया एक परिमेय संख्या है, माना एक परिमेय संख्या है, ठीक है। माना एक परिमेय या रेशनल संख्या है, ठीक, संख्या है। देखिए, अब देखिए परिमेय संख्या की शर्त क्या होती है, जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें। पढ़ा होगा आपने, जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, ठीक है। और यहाँ पे Q क्या होता है? डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे Q 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, P/Q ये भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये भी एक परिमेय संख्या हमने मानी है, तो इन दोनों को हम इक्वल कर दे रहे हैं। P/Q इक्वल टू 5 + √3, ये हो गया, ठीक है। अच्छा ये बताइए, इसमें आपको पता होगा 5 एक परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय एक तरफ कर लो, तो √3 इक्वल टू क्या आएगा? P/Q - 5, ठीक, ये आ गया। अब देखिए, ये हो गया परिमेय और ये हो गया अपरिमेय। अब सबसे पहली वीडियो में जो पहला हमने पेपर सॉल्व कराया था 25 का, उसमें हमने आपको 3 कंडीशन बताई थी, इरेशनल, रेशनल, रेशनल रेशनल और इरेशनल और रेशनल करके, ठीक है। तो ये देखिए, इरेशनल और रेशनल, ये तो होगी इरेशनल मतलब अपरिमेय। ये पता होगा ना, √3 एक अपरिमेय संख्या होती है, इसे हम P/Q के रूप में नहीं ले सकते। ये एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, और ये एक परिमेय संख्या है। भाई अगर हम परिमेय में से कुछ परिमेय घटाएंगे तो परिमेय बचेगा, परिमेय में से परिमेय घटाएंगे तो क्या बचेगा? परिमेय बचेगा, ठीक है। और इधर अपरिमेय है ही, तो ये ओवरऑल मिला के क्या है? ये परिमेय तो बचेगा, इधर अपरिमेय बचेगा। अब ये बताइए, परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती हैं। तो लिखोगे आप, चूंकि 5 मतलब सॉरी P/Q - 5 एक परिमेय संख्या है, P/Q - 5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √3 या √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय इरेशनल नंबर है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। अतः परिमेय और अपरिमेय कभी भी समान नहीं हो सकती, ये हो गया सिद्ध, ठीक है। आपको अगर सॉल्यूशन समझ आया है तो वीडियो शेयर जरूर करना, ठीक है। आपको ये पता होगा ना, √3 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। अगर नहीं पता तो भाई साहब आप पेपर देने ऐसे ही थोड़ी जा रहे हो, पता होगा आपको, क्योंकि आप
प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हो, यहाँ पर हम आपको इतना डिटेल नहीं बताएंगे कि अब हम आपको ये बताएं √3 परिमेय कैसे है, ओ सॉरी ये परिमेय कैसे है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए भाई अपना खास क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, पहले तो आप इसे वीडियो को पॉज करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेना। ठीक है, पहले सॉल्व करिए। cos a इक्वल टू √3/2 हो तो sin 2a का मान होगा। अच्छा, sin 2a का मान पूछा गया है और मुझे दे कर रखा है cos a। अच्छा ये बताइए 2a, ठीक है, sin 2a का सबसे पहले बताइए फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a cos a। अच्छा अब ये बताइए मुझे इसमें cos में √3/2 कब आता है, जब a का मान 30 डिग्री हो। cos में 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ही जगह पे 30 डिग्री डाल लेंगे। तो यहाँ पे sin 30 का मान कितना हो जाएगा 1/2 और cos 30 का मान कितना हो जाएगा √3/2। एक 2 से 2 खत्म हो जाएगा, आंसर कितना आ गया √3/2, जो था वही आंसर आ गया। ठीक है, इसका वही आंसर आ गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हैगा, पहले आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए। ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं ना भाई, ओके, आइए सॉल्व करा रहे हैं। और अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो भाई कमेंट करके जरूर बताना क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसा लग रहा है। और आपको मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, 10 साल के पेपर अगर लगा लिए उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप एक बार ट्रस्ट करके लगा के देखिए। आप क्या करते होगे, लेट के मत देखना, फोन लेट के मत देखना, बाकायदा से कॉपी लेकर के सॉल्व करना। ठीक है, आंसर निकालना, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखना हम कैसे कर रहे हैं। तो बस इतना करते जाना, एग्जाम हॉल में आपको पता चल जाएगा कि तुम्हारे भाई ने क्या कराया था। ठीक है, देखिए सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। अच्छा क्या बोल रहा है, बेलन के आयतन का 2 गुना। सबसे पहली बात ये बताइए मुझे, बेलन का आयतन कितना होता है। देखिए मैं बता रहा हूँ, बेलन का आयतन होता है πr²h। बेलन का आयतन बेलन का आयतन होता है πr²h। ठीक है, और क्या वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। ठीक है, और आधार की त्रिज्या कितनी होती है r। देखिए बेलन होता कैसा है, यही तो बेलन होता है, ये बेलन, ये ठीक है, ये होगी त्रिज्या। ठीक है, ये हो गई इसकी हाइट h। तो क्या बोल रहा है, आयतन का 2 गुना, आयतन कितना अपना πr²h। ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसका 2 गुना करा रहा है, आयतन का 2 गुना। तो हम किसका 2 गुना करेंगे, आयतन का 2 गुना। तो πr²h का 2 गुना कर दो, r² का 2 गुना, लो 2 गुना कर दिया। आगे उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आधार की त्रिज्या। अच्छा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये और आधार की त्रिज्या इसके गुणनफल के बराबर है। अच्छा बराबर है, किसके किसके बराबर है, 2πrh और आधार की त्रिज्या r के बराबर है। तो ठीक है, ये सिद्ध करने बोल रहा है, हमने कर दिया। देखिए इधर कितना आएगा 2πr²h, 2π r और r मल्टीप्लाई होगा क्या होगा r² और h तो है ही, तो ये दोनों RHS बराबर LHS हो गया, RHS बराबर LHS। ठीक है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गई, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। जी आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए मेरे भाई, माध्यिका पूछी गई है, माध्यिका निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, अभी सॉल्व करेंगे, पहले फॉर्मूला देख लो। L
L प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू NY2 माइनस C। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला। अब देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे। पहले से ये वर्ग अंतराल है, ये वर्गांतर ऐसे ऐसा करिए, मतलब ऐसे लिख लीजिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, क्या कर रहे हैं हम, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, हो गया 40 से 50। अच्छा ठीक है, अब ये हो गया x, अब यहाँ पे लिखेंगे f, 2, 8, 30, 15 और 5। ठीक, और यहाँ पे निकालेंगे CF। ठीक है, अच्छा ये CF कैसे निकलता है, देखिए 2 है यहाँ पे, 2 लिखिए। अब ये 2 इसमें ऐड करके, ऐसे ऐड करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो 8 2 10। अब ये वाला 10 इसमें ऐड करके यहाँ लिखना पड़ेगा, कितना हो गया 40। अब ये वाला ऐड करके यहाँ लिखना पड़ेगा, ये कितना हो गया 55। अब ये वाला ऐड करके यहाँ लिखना पड़ेगा, कितना हो गया 60। ये अपना क्या आ गया, ये आ गया CF। अच्छा n/2 कब आता है, जब CF को हम 2 से भाग देते हैं। अच्छा ये आ गया अपना n, और तो n/2 कितना हो गया, ऐसे 2 से भाग दे दिए तो n/2 कितना आ गया अपना, n/2 आ गया 15। ये तो हो गया n/2 15। अच्छा ये बताइए 15 के बाद वाली संख्या कौन सी है, 15 के बाद वाली संख्या है 40, ये 40। ठीक है, ये होगी 40, अपना क्या निकल आया n/2। अच्छा और इससे जो ये 40 है, अच्छा ये हो गया 40, और इससे जस्ट पहले वाली क्या होगी C, इससे जस्ट पहले वाली क्या होगी C, ये होगी C, अपना C निकल आया। अच्छा यहाँ L1 होगा। ठीक है, और किस में आ गए, ये हो गया अपना, ये लोअर लिमिट होगी, ये होगी L1 और ये होगी L2। ठीक है, L1 L2 निकल आया। अब मुझे क्या निकालना है, F। अच्छा F कैसे निकालेंगे, क्योंकि F हो गया अपना यहाँ पे 30, F सारा कुछ निकल आया, ये स्मॉल f है। ठीक है, स्मॉल f। अब रखिए मान, L1 कितना है अपना 20, प्लस L2 कितना है 30, L1 कितना है 20, तो 30 माइनस 20 कितना बचा 10, और f कितना आया 30 इंटू n/2 कितना आया 15, माइनस C कितना आया 10, ओवरऑल यहाँ कितना आया 5। ठीक, 5 आ गया, तो ये कितना हो गया टोटल 50 मल्टीप्लाई होकर, ये हो गया ऊपर 50। अच्छा 0 से 0 खत्म। अब इसे सॉल्व कीजिए, 20 दिया 60, 5 65/3, कितना आ गया 65/3। ठीक, अब इसे भाग दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 एकन 3, बचा कितना 2, दहलो लगाया 0 लगाया, 3 18, बचा कितना 2, 3 18, 21.66 इसकी क्या आ गई माध्यिका। ठीक है, 21.66 क्या आ गई इसकी माध्यिका। आपको माध्यिका निकालना आया, देखिए पहले हमें ये फॉर्मूला याद करना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन स्मॉल f n/2 माइनस C। अब देखिए क्या करना है सबसे, तो देखिए भाई पहले पेपर में एक क्वेश्चन आया था, निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतने कोमा इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को किस इस अनुपात में विभाजित करता है, तो उसके निर्देशांक ज्ञात करने। तो देखिए उसके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए m x2 प्लस n x1 अपॉन m n, ये कितने निकल आए x के, और y के निकालने के लिए क्या करेंगे m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो रखिए मान, तो देखिए इसे मानेंगे x1 y1 x2 y2 m और n। ठीक है, अच्छा तो रखिए पहले x के निर्देशांक निकालेंगे, तो m कितना है अपना 2, x2 कितना है 4, प्लस n कितना है 3 इंटू x1 कितना है -1, और mn कितना है 3 2 5, तो ओवरऑल ये कितना आया 8, यही लिख रहे हैं, ये हो गया 8
ये हो गया -3, तो कितना आया टोटल 5, काटेंगे कितना आया 1, तो x बराबर, x का एक निर्देशांक मतलब x का निर्देशांक कितना आया 1। अब y बराबर निकालेंगे, और y बराबर निकालने के लिए m कितना है अपना 2, y2 कितना है -3, प्लस n कितना है अपना 3, और y1 कितना है 7 अपॉन 5। ठीक है, तो ये कितना हो गया 6। ठीक है, ये हो गया 6, ये माइनस का 6 हो गया, प्लस 21/5, तो कितना हो गया इधर 15, 5 कितना आ गया 3। तो y के निर्देशांक कितने आ गए, तो एक x का 1 आया, y का 3 आया, तो निर्देशांक हो गए 1,3। ठीक है, ये भी फॉर्मूला भाई याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए भाई, अपना ये क्वेश्चन है चा के किस मान के लिए k-1 2-1 तथा 4-5 सॉरी 4,5 एक ही रेखा में होंगे, एक ही रेखा पर होंगे। अच्छा ये बताइए, अगर एक ही रेखा पर होंगे तो इनका क्षेत्रफल कुछ होगा? नहीं होगा। अगर तीनों पॉइंट एक रेखा पर होंगे, किसी भी रेखा का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता। उसकी एक लंबाई होती है, ना कि उसका क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल किसका होगा? जिसकी लंबाई चौड़ाई हो उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ऊंचाई हो उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन इसका भाई, इस लाइन का क्षेत्रफल क्या आएगा? कुछ क्षेत्रफल आएगा भाई? इसका कुछ क्षेत्रफल नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा ये बताइए, 3 बिंदु दे रखे हैं 1 2 3। एक बात बताइए, 3 बिंदुओं से मिलकर एक त्रिभुज बनाया जा सकता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है। मान लीजिए हमने 3 बिंदु मान लिए, 1 2 3, हम इन्हें मिला देंगे, ये त्रिभुज बन गया। अब कहीं भी 3 बिंदु ये मान लीजिए, अच्छा लो हमने ये मान लिए, ये त्रिभुज बन गया। त्रिभुज बनाने के लिए कम से कम 3 बिंदु होने आवश्यक हैं। और तो और, मतलब अगर एक समतल में 3 बिंदु होंगे तो त्रिभुज बना सकते हैं। आप कहीं भी रखिए, आप ऐसे रख लीजिए, ऐसे ऐसे रख लीजिए। अब बताइए त्रिभुज नहीं बनेगा क्या? लो हम बनाएंगे त्रिभुज, बस एक लाइन पे नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो उनका क्या होगा? क्षेत्रफल 0। तो हम उसी कॉन्सेप्ट पे लेकर चलेंगे, हम इसका एरिया निकालेंगे। और हमें तो पता है ये एक लाइन है, एक रेखा है, ये बोल रहा है एक रेखा है, एक रेखा है। लेकिन हम ये बिंदु हमने किसके मान लिए? एक त्रिभुज के हैं। तो ये एक रेखा में, लेकिन हमने किस में मान लिए? त्रिभुज। त्रिभुज में अगर हमने त्रिभुज में मान लिए, चलो हमें पहले पता ना होता तो हम क्या करते? तो त्रिभुज का हम त्रिभुज निकालते, और बाद में पता चलता कि ये रेखा में संरेखीय है। अगर ये संरेखीय हैं तो इनका त्रिभुज क्षेत्रफल कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो भाई उसी कॉन्सेप्ट चलेंगे, हम इसका एरिया निकालेंगे और एरिया किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर। तो वहां से क्या आ जाएगा? के का मान। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, देखिए x1, अच्छा इसमें होगा क्या? x1 x2 x3, x1 x2 x3, और क्या होगा? y1, हाँ y1 y2 y3। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अब त्रिभुज के एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1/2। ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला आपको बार बार याद नहीं करना पड़ेगा, एक बार अगर आपने ध्यान से देख लिया। ठीक है भाई, मन से देखना, ये फॉर्मूला आपको बार बार हम बोल रहे हैं याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार कंसंट्रेशन के साथ हमारे साथ देखिए हम क्या बता रहे हैं, और आप सुनना, बस पेन कॉपी साइड में रख दीजिए, बस सिर्फ सुनिए। ठीक है, आइए देखिए 1/2। अच्छा, सबसे पहले हम रख रहे हैं x1, रख दिया x1, x2 x3 रख दिया। ठीक है, अब देखिए x1 x2 x3 रख दिया मैंने। अब एक चीज ध्यान रखना, सिर्फ इस 1 के बाद क्या आता है? 2। तो हम y का मान कौन सा लेंगे? 2 वाला। बस यही चीज आपको याद रखनी है, 1। तो y का मान कौन सा लेंगे? जिसमें 2 आता है, तो y2 लेंगे। ठीक है, y2। अब y के बाद क्या आता है? y2 के बाद क्या आता है? y3, इसमें से y3 घटा दो। ठीक है, प्लस। अब अच्छा यहाँ पे y3 रख दिया। अब क्या घटाएंगे? अब आगे ही बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं ऐसे। अब अच्छा, y3 में से क्या जाएगा? अब y1। अच्छा, इधर से जाएंगे तो इधर कौन आएगा आगे? 1 2 3, मान ली 3 तक गिनती है। अगर 1 2 3 पढ़ लिया, अब कहाँ से पढ़ेंगे? 1 से। तो यहाँ 3 भी पहुंच गए, तो 3 में से क्या हटाएंगे? 1। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? y3 माइनस y1, ये हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया?
3 मैंने रख लिया था यहाँ पे। अब कहाँ पे, अब क्या रखेंगे, 1। अब यहाँ पे रखो 1। अब 1 में से अब क्या घटाएंगे, 1 से आगे बढ़ेंगे 2, तो यहाँ पे घटाएंगे बाई 2। बस यही फॉर्मूला हो गया। और अगर ये भी समझ में ना आए, अच्छा ये बताइए, x1 के बाद क्या आता है, बाई 2, और बाई 2 के x2 के बाद क्या रहता है, बाई 3, और x3 और 3 के बाद क्या आता है, 1। ये तो हम x1 x2 x3 तो रख लेंगे, उसके बाद क्या करना है, x1 के बाद क्या आता है 2, तो हम बाई 2 रखेंगे, और 2 के बाद क्या आता है 3 घटा देंगे। अच्छा x2 के बाद क्या आता है 3, मतलब 2 के बाद क्या आता है 3, तो बाई 3 रखेंगे, और 3 में से क्या घटाएंगे, 1, क्योंकि सीधे 1 2 3 तक गिनती है, तो हम वापस चलेंगे। अरे यहाँ 3 के बाद क्या आएगा 1, तो 1 में से घटाएंगे या 2। बस यही फॉर्मूला हो गया। अब ये हमारे सारे निर्देशांक हो गए, देखो k -1, ये किसके बराबर है, 0 के बराबर, क्योंकि हमें पता है ये एक संरेखीय है, लेकिन हमने इसका एरिया निकाला, तो एरिया हमारा कितना आना चाहिए, 0। तो ये हुआ k -1 2, 1 4, 5। अच्छा ये कितना होगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब इसमें मान रखिए, अच्छा x1 का मान कितना है, 1/2, ये रखिए। x1 का मान कितना है, k, और y2 का मान कितना है, 1, y3 का मान कितना है, 5, ठीक है, प्लस x2 का मान कितना है, 2, y3 का मान कितना है, 5, और y1 का मान कितना है, y1 -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस x3 कितना है, 4, और y1 कितना है, y1 है -1, और y2 कितना है, 1, ये भी माइनस का 1। बस इसे सॉल्व करिए, ये बराबर में चल रहा है 0। अच्छा ये हम ऐसा कर रहे हैं, ये 2 है इधर, अगर मल्टीप्लाई में है इधर आए, अगर डिवाइड में है तो इधर आए मल्टीप्लाई में, और 0 में किसी को गुणा करो क्या हो जाता है, 0। ये तो 1/2 खत्म हो गया, ठीक है। 0 इक्वल टू, ये क्या हो गया, k -5k, मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिर्फ, प्लस ये कितना हो गया टोटल, 6, और 6 दूनी 12, ये कितना हो गया, नहीं भाई हाँ ठीक है, ये कितना हो गया, 6 दूनी 12, और ये यहाँ 1 1 2 कितना हो गया, माइनस का 2, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, तो माइनस का 8, ठीक है। अच्छा ये 12 में से 8, मतलब 12 में से 8 गए, कितने बचे, 4 के, काय के बचे, प्लस के, प्लस के -5 के। अच्छा अच्छा ये बताइए, के में से -5 के गया तो कितना बचा, -4 के, और कितना बचा था यहाँ पे, +4 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, अब -4 के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +4 के, 4 के इक्वल टू कितना हो गया, 4, तो 4 से 4 खत्म, कितना हो गया, 1। तो के किस मान के लिए, तो के बराबर कितना आ गया, 1, तो के एक मान के लिए इतने इतने बिंदु एक रेखा पर होंगे, ठीक है। ये हो गया सॉल्यूशन। ये भाई फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 2 बार देखना। चलो हम एक बार और बताते हैं, फॉर्मूला लिखना आपको एक बार और बताते हैं कैसे लिखा जा रहा है। देखो सबसे पहले हम देखिए, x1 x2 x3 होता है, लिख लेंगे x1 x2 x3, ठीक। अच्छा x1 के बाद कितना, मतलब अगर यहाँ 1 है तो 1 के बाद क्या आएगा, 2, तो हम देखिए x1 x2 x3, लेकिन यहाँ x हमने रख ही दिया, तो अब काम किसका बचा, बाई का। तो x1 है तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, 1 के बाद क्या आएगा 2, तो यहाँ पे बाई 2 लेंगे, और यहाँ पे देखिए y1 y2 और y3, ठीक है। तो अब यहाँ ऐसे चलेंगे। अच्छा अब y2 में से क्या घटाएंगे, y3 घट गया, प्लस, अच्छा y2 है तो आगे क्या, मतलब यहाँ x2 है तो क्या आगे आएगा, y3 में से घटाएंगे कितना, y1, प्लस x3 है। अच्छा x3 यहाँ पे मतलब लिख दिया, x3 के बाद आएगा कितना, 1, भाई 1 2 1 2 3 3 तक गिनती है, फिर 1 से शुरू करनी पड़ेगी मुझे, तो यहाँ कितना आ गया, y1, और 1 में से क्या घटाना पड़ेगा, ऐसा तीर चल रहा है, तो y2। बस ये हो गया फॉर्मूला, और इसके आगे 1/2 रहता ही है, ठीक है। तो ये हो गया अपना फॉर्मूला। आई हो आपको याद करने की कोशिश
नहीं करनी पड़ेगी, हमने याद करा दिया होगा। अगर आप एक दो बार और देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।